मैं आपकी स्मृति मैम। आज आपको चैप्टर 8 राष्ट्रमंडल खेल पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में राष्ट्रमंडल खेल नामक प्रतियोगिता का वर्णन है। आप देखते हैं ना, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम, जो कि हर 4th ईयर पर होते हैं। इसमें विभिन्न देश पार्टिसिपेट करते हैं अपनी अपनी प्रतियोगिताओं के अनुसार। तो इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत का श्रेय कनाडा के मेलविल मार्क्स बॉबी यानी रॉबिन्सन को जाता है। यानी राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किसने की थी? कनाडा के मेलविन मार्क्स रॉबिन्सन ने। मार्क्स रॉबिन्सन को हॉलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित 1928 के ओलंपिक खेल देखने का मौका मिला। यानी कि हॉलैंड में एक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था जिसका नाम था एम्स्टर्डम। रॉबिन्सन को पहली बार 1928 में यह खेल देखने का मौका मिला था। अखबार के संवाददाता होने के साथ साथ उन्हें कनाडा की एथलेटिक टीम का मैनेजर भी बना दिया गया था। यानी ये उस समय अखबार के संवाददाता थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें कनाडा के एथलेटिक टीम का मैनेजर भी बना दिया गया था। कनाडा की ट्रैक एंड फील्ड टीम में मार्क्स रॉबिन्सन ने ब्रिटिश गुयाना के खिलाड़ी फिल एडवर्ड को भी चुना था। यानी कनाडा ट्रैक की एक फील्ड टीम थी जिसमें मार्क्स रॉबिन्सन ने ब्रिटिश युआना जो कि ब्रिटिश का गुलाम देश था, वो अपना स्वतंत्र नहीं था, तो वहां के खिलाड़ी फिल एडवर्ड को भी उसने चुना था। फिल एडवर्ड का तब तक कोई अलग देश नहीं था, वह ब्रिटेन के अधीन देश युआना का एक नागरिक था। तब युआना की कोई टीम अलग से ओलंपिक नहीं जाती थी, चूंकि युआना स्वतंत्र देश नहीं था, वो ब्रिटिश का गुलाम था। जब एम्स्टर्डम के ओलंपिक समाप्त हो गए तो रॉबिन्सन के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना ब्रिटिश सत्ता के अधीन सभी देशों के खिलाड़ियों के लिए किसी खेल मेले का आयोजन किया जाए। यानी उसने क्या देखा कि सभी देश जो हैं, सब में अच्छी अच्छी प्रतिभा वाले लोग रहते हैं, लेकिन गुलाम होने के कारण वो अपनी योग्यताओं को, अपनी प्रतिभाओं को दिखा नहीं पाते। तो उसने एक खेल मेले का आयोजन करने का सोचा। उसने ऐसा इसलिए सोचा कि कई देशों के खिलाड़ियों को ओलंपिक या दूसरी विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने का मौका भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि वे स्वतंत्र देश न होकर ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे। इसके बाद रॉबिन्सन ने कई पराधीन देशों का दौरा किया, ब्रिटेन की सरकार से भी बातचीत के कई दौरे चलाए। उसकी मेहनत, सत प्रयास और लगन अंततः 1930 में रंग लाई। इसी साल पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। यानी 1930 में पहली बार जो आपका राष्ट्रमंडल खेल, जिसे आप कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत हुई। इन खेलों के आयोजन का भार कनाडा के ही शहर हैमिल्टन को सौंपा गया। वहां 16 से 30 अगस्त 1930 तक पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। तब इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ नहीं था। तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि 30 या 40 साल बाद राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ नाम की कोई संस्था भी अस्तित्व में आएगी। ऐसा तब नहीं सोचा गया था कि 30 से 40 साल बाद ये जो गेम हो रहा है वो कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जाना जाएगा, इसकी एक संस्था भी होगी। तब इन खेलों का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा गया था। उस समय क्या था इसका नाम? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। 1968 यानी 8वें राष्ट्रमंडल खेलों तक इन प्रतियोगिता का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम ही रखा गया। इसके बाद अगले 2 खेल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से आयोजित हुए। 1978 से इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल रखा गया और तब से आज तक यही नाम चला रहा है। यानी कि 1978 से ही आपके इस खेल का नाम राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम रखा गया था, जो कि आज तक चला आ रहा है। 1930 से पहले तक किसी भी खेल प्रतियोगिता में अपने मालिक देश ब्रिटेन की टीम की ओर से खेलता रहा। फिल एडवर्ड 1930 में पहली बार अपने देश गुयाना की ओर से खेला था। यानी जो फिल एडवर्ड था वो गुयाना का था, लेकिन वो जिस देश का गुलाम था यानी ब्रिटेन ने उसे गुलाम बना रखा था, इसलिए वो ब्रिटेन की टीम की ओर से खेलता था। लेकिन 1930 में वो पहली बार अपनी देश गुयाना के की ओर से खेला। ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी और छुपी खेल प्रतिभाएं सामने आई जो गुमनामी और उपेक्षा के अंधेरे संसार में ही गुम
हो गई होती अगर ये खेल ना हुए होते। यानी इस खेल से जो गुमनामी और उपेक्षा के अंधेरे में काफ़ी देश अपने खेल की प्रतिभाओं को छिपा के रह गए, वो वहीं छिपे रह जाते अगर इस खेल की शुरुआत ना हुई होती। उनकी प्रतिभा सारा देश नहीं देख पाता। मार्क्स रॉबिन्सन ने दोस्ताना माहौल में स्पर्धाओं के आयोजन का सपना देखा था। उसने यह भी सपना देखा था कि उन सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, जिनमें प्रतिभा तो है, पर जिन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता। मार्क्स रॉबिन्सन का यह सपना न केवल सच हुआ, बल्कि उसके द्वारा लगाया गया नन्हा सा पौधा अब एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका। यानी मार्क्स रॉबिन्सन ने यह सपना देखा था कि उन सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले जिनमें यह प्रतिभा है, और आज उसका सपना पूरा भी हुआ और वह एक विशाल वटवृक्ष के रूप में चारों तरफ फैल गया। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल का अर्थ है समान सोच, विरासत और संस्कृति वाले देश। यह उन 54 स्वतंत्र देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। बाकी देश कॉमनवेल्थ में ब्रिटिश एम्पायर के सहयोगी रहे हैं। यह कोई राजनैतिक मंच या संगठन नहीं है, बल्कि मित्र देशों की सरकारों का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत रंग, संस्कृति, धर्म और भाषा की विविधता वाले देश एक समान समझ माने और समझे जाते हैं। ये सभी सदस्य देश एक समान मान्यताओं और लक्ष्य के लिए आपसी सहयोग और सामंजस्य भी रखते हैं। सिंगापुर सिंगापुर घोषणा के अनुरूप सदस्य देशों के समान लक्ष्य और आदर्श, यानी सिंगापुर घोषणा के अनुरूप जो सदस्य देश हैं, देशों के समान एक लक्ष्य और आदर्श हैं, जैसे कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करना, मैत्री और भाईचारा बढ़ाना, लोकतंत्र का पालन करना और उसका अधिकतम प्रसार करना, मानवाधिकारों का आदर करना और उनका पालन करना, अच्छा शासन करना, कानून का शासन लागू रखना, लोगों को जागरूक करना, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, नस्लीय भेदभाव मिटाना और सारी दुनिया में शांति कायम करना इस खेल का लक्ष्य और आदर्श भी है।